वक्त किस्त नंबर 45 और ये इसकी लास्ट एपिसोड भी है। फाइनली गाइस, ये इसकी लास्ट एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। एक हफ्ता बाद ये एक होटल के बैंक्वेट का मंजर था। छत से लटकते फानूस और उनकी मध्यम रोशनी हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पे पड़ रही थी। जितने भी लोग थे सब ने या तो स्याह पहन रखा था या फिर सफ़ेद। ये मिराज सुल्तान का मेमोरियल डिनर था और हॉल में बैठे सब लोग या तो उनके कोलीग्स थे या हेवन से जा चुके उनके बच्चे या फिर उनका ख़ानदान और दोस्त। एक ऐसी ही गोल मेज़ के गिर्द सुल्तान और हयात फैमिली जमा हो रखी थी। उनसे ज़रा फासले वाली मेज़ पे लैल, हारून और याकूत भी थे। याकूत यहाँ क्यों था किसी ने नहीं पूछा। वो बस बैठा रहा, लोगों की बातें सुनता रहा था। उमर हयात की मेज़ पे उसके दाएं तरफ नफीसा हयात बैठी थी, स्याह जोड़े में मलबूस, स्याही दुपट्टा सर पे ओढ़े हुए। उमर की बाएं जानिब फहाज खान बैठे थे, सफ़ेद सूट में बालों को अच्छे से जमाए, और उनके साथ वाली कुर्सी पे हसन था। एक कुर्सी खाली थी, लेकिन अगर तुम नज़र उठाकर स्टेज की जानिब देखो तो उस कुर्सी की मालकिन तुम्हें स्टेज पे खड़ी नज़र आएगी। हाले सुल्तान। हसीना आज नहीं आई थी। उनका दिल इतना उदास था कि वो आ ही ना सके। स्याह कोरा स्याह काफ्तान पहने, कपड़ों को जोड़े में बालों को जोड़े में लपेटे, कानों में दमकता हुआ हीरे पहने, वो गर्दन उठाए हॉल में बैठे लोगों को देख रही थी। उसे बुलाया गया था ताकि वो कुछ बोले, अपने बाप की याद ताज़ा करे। हेलो एवरीबॉडी, उसने एतमाद के साथ कहना शुरू किया था। यह एतमाद उसके सामने बैठा शौहर और उसका भाई दे रहा था। जब आपके घर के मर्द आपके साथ खड़े होने लगे तो बाकी सारी दुनिया खुद ब खुद आपको रास्ता देने लगेगी, और अगर यही मर्द आपके खिलाफ खड़े हो जाए या फिर आपको सपोर्ट ना दे सके तो बाकी सारी दुनिया आपके पैरों में पत्थर मार मार आपको गिराएगी। आज मेरे बाबा की बर्थडे है, स्टेज पे खड़ी आले कह रही थी। आज का दिन वो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ गुजारते थे। ना कोई गैदरिंग, ना कोई दोस्त, ना कारोबार, बस हम और हमारी फैमिली। वो बोझल दिल के साथ कह रही थी। लोग आंखों में नरमी लिए उसे देख रहे थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में है हमेशा। मैंने अपने बाबा को बहुत जल्दी खो दिया। मुझे लगता था एक दिन वो वक्त आएगा जब बाबा बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं उनके साथ वक्त गुजार लिया करूँगी। अभी तो दोस्त, पार्टीज़ और ट्रैवलिंग का वक्त है। वो एक लम्हे को रुकी थी। अलग में बहुत कुछ अटका था। लोग उसके बोलने के मुंतज़िर थे। वो वक्त नहीं आया और बाबा चले गए। उसकी आंखों से 2 आंसू टूट के गिरे थे। उमर ने रुख मोड़ लिया। उसके लिए ये अजियत हर अजियत से बड़ी थी कि वह हाले को रोते हुए देखे। उन सब से बेनियाज वो कह जा रही थी, हम सबको लगता है एक दिन एक वक्त आएगा जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और हम उनकी बहुत सारी खिदमत करेंगे। हम उनकी नेक औलाद बन जाएंगे और सब अच्छा अच्छा होगा। फेरी टेल यू नो। हॉल में सोगवारी सी कैफियत हो गई। लोग गर्दन ऊंची किए बस उसे देख रहे थे। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, ना आपके वालिदैन अचानक से बूढ़े होंगे, ना उनको अचानक कोई बीमारी आन घेरेगी। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। यही हल्का जोड़ों का दर्द एक दिन बेहद बढ़ जाएगा। यही हर वक्त की ख़ारिश किसी दिन बड़ी बीमारी बन सकती है। खुदा के लिए अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें। आखिर में वो इस तरह से बोली थी कि कहीं दिल ज़ख्मी हुए थे। मेरे बाबा चले गए और मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकी। मैं इस बात के लिए सारी ज़िंदगी गिल्टी रहूँगी। वो दुखते हुए हलक के साथ कह रही थी। आंसू बह जाना चाहते थे जिन्हें वो रोके हुए थी। अपने वालिदैन के काम आज से ही अपने ज़िम्मे ले लें। जानते हैं वो कौन सी औलाद होती है जो माँ बाप से बेजार और उनके कामों से बेजार हो जाती है। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया था। सब लोगों को उसकी चुप के बाद बोलने का इंतज़ार था। वो कोई नाफरमान औलाद नहीं होती, वो बस आम इंसान होते हैं। हाले ने कहना शुरू किया तो लोगों ने उसे नापसंदीदगी से देखा था। हम इंसानों के ऊपर अगर एक ढेर सारा बोझ डाल दोगे तो पहले हम अच्छे और नाइस बनने की खातिर या फिर मजबूरी की खातिर या गिल्ट की खातिर सब कर लेंगे, लेकिन अचानक से आन पड़ा हुआ बोझ एक दिन हमें थका देगा। और हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। हमसे गलतियाँ होगी लेकिन इस्लाह हर दौर में ज़रूरी है। लोगों के तासुरात नरम पड़े थे। उसका शौहर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज से अगर अपने वालिदैन के छोटे छोटे काम अपने ज़िम्मे ले लेंगे तो आगे जाकर आपको ज़िम्मेदारी बोझ नहीं लगेगी। आगे जाकर आपका दिल गिल्टी नहीं होगा। गम ओके है, गिल्टी को दिल का रास्ता ना दिखाएं प्लीज़। वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी। एकदम लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटने लगे थे।
वो उन सबको देखते हुए मुस्कुराते हुए नीचे चली आई थी। उमर के करीब कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उनके अकब वाली मेज़ पे बैठा हारून शाहिद अब मुड़कर उनसे कुछ कह रहा था। हर एक के चेहरे पे पुरसुकून थे, मुस्कुराते हुए। क्या कल तुम जल्दी घर आ सकते हो एएसपी साहब? हाले उसको देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। उमर पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया था। क्यों जल्दी क्यों आना है? बल्कि लेट मी गेस, तुमने मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार किया होगा, है ना? या फिर तुम कॉफ़ी बनाकर मेरा इंतज़ार करोगे? ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए शौहर साहब। कल कपड़े धोने हैं, 1 हफ्ते के जमा हुए हैं रखे। और यहाँ एएसपी उमर हयात के ख्वाब चकनाचूर हुए थे। मैं अगले 3 दिन घर नहीं आ रहा, वो ऐलान करके अपनी प्लेट की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। उसका तो सारा मूड ही गारत हो गया था। हॉल की मध्यम बत्तियाँ उनको खाना खाते हुए देखती रही। ज़िंदगी ने भलाखिर एक सुकून का सांस खारिज किया था। चंद साल बाद ये उमर हयात के घर में वाक़ ओपन किचन का मंजर था, जहाँ से खाने की इश्तहा अंगेज़ महक उठ रही थी। वो एप्रन बांधे हुए था, उसके स्याह बाल आज भी माथे पे गिरे हुए थे और उसकी स्याह आंखें वो आज भी उतनी ही जाज़बे नज़र थे। वो चूल्हे पे रखे बर्तन में चम्मच चलाकर पलटा तो उसके सामने ही गोल मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पे 2 बच्चे बैठे थे। एक भरे भरे गालों वाला बच्चा था, उसकी आंखें स्याह थी लेकिन मासूम सादा। अपनी माँ की तरह उसका सारा ध्यान मेज़ पे रखे उस आमेज़े की तरफ था जिसे अब उसका बाप उन दोनों के लिए तैयार करने वाला था। दोनों से याद आया, उसके साथ वाली कुर्सी पे एक बच्ची बैठी थी, फूलदार फ्रॉक पहने। उसके लंबे बाल पुश्त पे फैले थे, जिनके ऊपर गुलाबी हेयर बैंड लगा था। उसकी आंखें ज़हीन थी, एक्सरे करती हुई वो उस आमेज़े में डलने वाले अज्जा नोट कर रही थी। वो अपने भाई से छोटी थी लेकिन अपने बाप की फेवरेट थी। उमर के लिए एहराम उसका बेटा था, जबकि इल्हाम उसकी माँ। वो हर वक्त बेटी बनने की बजाय माँ बनी रहती थी। ओके बेटा, अब आप मुझे बताना, लास्ट टाइम हमने पिज़्ज़ा बनाते वक्त कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे? वो अपने दोनों बच्चों को देखते हुए पूछ रहा था, उसके लहजे में अपने बच्चों के लिए बेपनाह नरमी थी। पापा, लास्ट टाइम आपने मेरे पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत कम डाला था। एहराम ने गोया बाप की बात सुनी ही नहीं थी, उसे बस जायके की फ़िक्र थी, जबकि इल्हाम जल्दी जल्दी सारे अज्जा गिनवा रही थी। उमर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। जब वो बोलकर चुप हुई तो उसने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर एहराम को देखा। एहराम, बेटा आपको याद नहीं क्या अज्जा थे? वो नरमी से जताकर बोला तो एहराम ने सर उठाया, अपनी गोल गोल आंखों से बाप को देखा। ये तो आपका काम है ना बाबा, मेरा काम तो टेस्ट याद रखना है। उसने अभी मेज़ पर रखे पिज़्ज़ा से नज़र नहीं हटाई थी। उमर खौल कर रह गया था। पहले उसकी माँ थी जिसे उसके खानों में नुक्स दिखता था, और अब उसका बेटा था जो अपनी माँ के जितना ही खाने पीने का शौकीन था। लेकिन मजाल है जो वो उमर की कोई बात याद रख ले, मजाल है जो वो सिवाय पास होने के कोई इजाफी नंबर्स ले आए। हाँ, अगर उससे पूछो स्कूल के बाहर किस ठेले पे क्या बिकता है तो उसे सब याद हो था। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती थी। हर एक ठेले से अपनी गाड़ी रुकवा कर वो कुछ ना कुछ ख़रीद कर लाना अपना फ़र्ज़ समझता था। वो स्कूल में हर उस बच्चे के साथ टिफ़िन स्कंजबिंग एक्सचेंज करना अपना फ़र्ज़ समझता था जिसके पास कुछ भी चटखारेदार हो। इल्हाम उसके बरक्स थी, उसे पढ़ाई से और किताबों से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो स्कूल के हर स्पोर्ट्स मुकाबले में हिस्सा लेती थी और अपने भाई और माँ को ठेले और ढाबों का खाना खाते देख बिल्कुल अपने बाप की तरह ही नाक भू चढ़ा लेती थी। एहराम, अब आप यहाँ से गौर से देखना और याद रखना मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। उमर ने तनबीह की थी। उसी लम्हे उसकी माँ अंदर दाखिल हुई तो उसने लंबी सफ़ेद कमीज़ के साथ बड़े बड़े पाउंचों वाला ट्राउज़र पहन रखा था। लंबे स्याह बाल पुश्त पे फैले थे, कानों में हीरे पहने वो खूबसूरत लग रही थी और कुछ जल्दी में भी। गए वक्तों में वो ज़्यादा नहीं बदली थी लेकिन वज़न कुछ कुछ बढ़ गया था। चलो चलो बेटा, एहराम देर हो रही है, तुम्हारे मामू की कॉल आने वाली है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़े उसे कुर्सी से उतार रही थी। एहराम खुश हो गया था। खाना खाने का ख्याल छोड़ वो नीचे उतर आया था। इल्हाम बेटा आ जाओ आप भी। नहीं अम्मा, मैं बाबा के साथ काम कर रही हूँ, उसने तमीज़ से जवाब दिया था, जिस पे उमर ने उसे फखरिया नज़रों से देखा था। फिर उन्हीं नज़रों से हाले को देखा जैसे कह रहा हो जाओ जाओ ले जाओ अपने चटोरे बेटे को। हाले भी आराम का हाथ पकड़े हुए बाहर जाने लगी थी लेकिन फिर वो ठहरी थी। नीचे झुककर आराम के गाल को छुआ। मुझे आराम के डिम्पल सबसे ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल अपने बाबा पर गया है, वो जताते हुए कहती बाहर चली गई थी। उमर तो मानो खौल कर रह गया था। वो हर दफ़ा हाले से यही कहता था कि आराम ज़रा भी उसके जैसा नहीं है, अगर कोई उसके जैसा है तो उसकी बेटी। और हाले हर दफ़ा उसे उसी घड़े की याद दिला जाती थी जो इल्हाम के गाल में नहीं पड़ता था। सच था, वो सारे का सारा अपनी माँ जैसा होकर भी अपने बाप जैसा था। कनाडा के एक शहर में उस वक्त शाम के सारे साए फैल रहे थे। हल्की हल्की बर्फबारी अब थम चुकी थी। लोग
शाम का सुहाना वक्त पार्क में चहलकदमी करते हुए गुजार रहे थे। ज़रा ही फासले पे एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ से रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की खुशबू सारे पार्क में फैल रही थी। ऐसे में अगर पार्क के निस्बतन खाली कोने की जानिब आओ तो वहाँ दो एक आदमी बैठा था। नीला लंबा ओवरकोट पहने, स्याह बालों को जेल से अच्छे से जमाया, हाथों में दस्ताने और पैरों में लंबे कोट पहने वो आज भी अपनी तैयारी से सबूत देता था। हुस्न मुझ पे तमाम हुआ। वो शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था और उसी लम्हे उसका इंतज़ार जैसे ख़त्म हो गया था। सामने से कोई आ रहा था, कोई सुनहरी आंखों वाला मर्द और उसके साथ चलता हुआ सब्ज़ आंखों वाला खूबसूरत बच्चा। वो याकूत जैसा दिखता था। उसकी आंखें अपनी माँ पे गई थी बस, वरना वो अपने बाप का परतू था। उसने सामने ही अपने बाप को देखा तो अपने मामू से हाथ छुड़वाता हुआ अपने बाप की जानिब दौड़ा था। याकूत हंसते हुए उसे अपने करीब आता देखता रहा। वो उसके पास पहुंचा तो उसने अपने बेटे को बाजुओं में भर लिया था और उसे गोल गोल घुमाने लगा। बच्चा खिलखिला रहा था, हंस रहा था। बच्चा खिलखिला रहा था, हंस रहा था। उसकी हंसी की जलतरंग हर सू गूंज रही थी। उसके बाप के चेहरे पे एक अलबही सी चमक थी। नू उनसे फासले पे खड़ा उन्हें देखे गया था। कुछ वक्त बाद याकूत और नू एक संगी बेंच पे बैठे थे। मरजान मिर्ज़ा पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। याकूत मुस्कुराते उसे देख रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था जिसके घूंट वो वक्फे वक्फे से ले रहा था। अपनी बीवी और बच्चे को आकर ले जाओ याकूत, ये मुझ पे बोझ बनता जा रहा है। नू की आवाज़ पे उसने गर्दन मोड़ी थी। फिर अच्छा यही है कि इस बोझ के नीचे दबकर मर जाओ, वो सहूलत से बोला था, क्योंकि सच यही है कि मेरी और मेरे ख़ानदान की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। नू, नरमीन मेरे साथ नहीं रहना चाहती और अब शायद मैं भी नहीं रहना चाहता। वो दोबारा गर्दन मोड़कर अपने बेटे को देख रहा था। वो आज भी मेरी इज़्ज़त नहीं करती, लेकिन आज मैं अपनी इज़्ज़त करता हूँ। मैं उस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करता। तो क्या तुम अब इस तरह ट्रेजिक एंडिंग के साथ रहोगे? क्या मिल रहा है तुम्हें ऐसी एंडिंग तो तुमने भी ख्वाब तक में नहीं सोची होगी। नूह बरहम हुआ था। याकूत ने कंधे झुकाए। हमें हमेशा से बताया गया था शहज़ादे का शहज़ादी से मिल जाना हैप्पी एंडिंग है, लेकिन कहानी में शहज़ादे और शहज़ादी के अलावा भी कई किरदार होते हैं। वो अपने बेटे पे नज़र जमाए बोल रहा था। हमें हैप्पी एंडिंग्स का मतलब ही गलत बताया गया। आपकी खुशी आपसे जुड़ी होनी चाहिए, एक शख्स से नहीं, शहज़ादे या शहज़ादी से नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरा बेटा मेरी हैप्पी एंडिंग है। मेरा कारोबार, मेरी साख मेरी हैप्पी एंडिंग है। तुमसे किसने कहा कहानी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया? वो गर्दन मोड़े नूह की आंखों में आंखें डाल चुका था। नूह ने जुज़्ब होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। याकूत गौर से उसे देखता रहा। कहानी में ट्रेजिक अंजाम तुम्हारा है नूह। तुम अपना सारा कारोबार डुबो कर बैठे हो क्योंकि तुम्हें उसको चलाना ही नहीं आया। तुम कभी आका बन ही नहीं सके। गुलामी तुम्हारे अंदर सरायत कर गई। तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक लेकर चली गई और अब तुम्हारा बच्चा भी तुमसे पल मिल नहीं पाता। ये होती है ट्रेजडी। उसे मैंने खुद छोड़ा था। नूह ने सफाई देनी चाहिए। याकूत तलखी से हंसा था। तुम आज भी वैसे हो। तुम्हारे पास आज भी जस्टिफिकेशंस का अनबार है। नूह ने कुछ कहने को लब खोले थे जब मरजान खफा खफा सा उन्हें अपनी जानिब आता दिखाई दिया। याकूत उसे देखकर एक बार फिर दिल से मुस्कुरा रहा था। वो करीब आकर सीने पे हाथ बांधे खफगी से खड़ा हो गया था। क्या हुआ मरजान, कुछ कह दिया इन लोग गोरों ने? याकूत उसके बाजुओं को कैंची की सीधी कर रहा था। जोसेफ कहता है वो बहुत खूबसूरत है, हालांकि दुनिया का सबसे हसीन बच्चा तो मैं हूँ, उसने शिकवा किया था। याकूत मुस्कुराया। जोसेफ अपने पेरेंट्स के लिए सबसे हसीन है और तुम मेरे लिए। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए दुनिया का सबसे हसीन बच्चा होता है। नो, ऐसा नहीं होता, मरजान जोर देकर बोला। तो याकूत ने उसको अचंभे से देखा था। मामा के लिए मैं हसीन नहीं हूँ, वो आज भी कहती है। हुस्न याकूत पे तमाम हुआ। वो बिल्कुल अपनी माँ की नकल उतारते हुए बोला था। याकूत का वजूद जैसे जंजीर हो गया। एक सरसराते झोंके ने जैसे उसे बर्फ कर दिया था। वो साकिन रह गया था। लब हल्के से बाहर रह गए। क्या तुम्हारी माँ वाकई ऐसा कहती है? वो बदिक्कत बोल पाया था। मरजान ने ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया था। एक कर्मनाक सा तासुर था जो याकूत के चेहरे पे फैल गया था। उसने सर झटका और अब मरजान से उसके स्कूल के मुतालिक छोटे छोटे सवाल कर रहा था। मान लो याकूत मिर्ज़ा, तुम्हारी एंडिंग भी ट्रेजिक है। नूह उसके कान के करीब बोलते हुए उठा था और कॉफ़ी शॉप की जानिब मुड़ गया। याकूत ने चंद लम्हा उसकी बात पे गौर किया, फिर सर झटक दिया। मरजान मिर्ज़ा की मुस्कुराहट उसकी हैप्पी एंडिंग थी और वो उसी में खुश था। लाउंज के सोफे पे आलती पालती मारे बैठी हाले सुल्तान के आगे लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन पे हसन का चेहरा नज़र आता था और इन चंद सालों में काफ़ी बड़ा हो गया था। आंखें मज़ीद ज़हीन और खूबसूरत हो गई थी। कद काट निकल आया था। हल्की बड़ी हुई शेव और उसकी शोखी, उसका तो आज तक कोई जवाब नहीं था। वो 22-23 साल की उम्र में था और उसकी यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियां उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के दिलदादा थी। वो आजकल इंग्लैंड में था, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था।
हसन मुझे साफ साफ बताऊं, कहीं तुमने चुप छुपा कर कोई गोरी तो नहीं फंसा रखी? उसकी बहन वो आज भी बच्चों की तरह उसकी तफ्तीश करती थी। हसन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अब तुमसे क्या छुपाना हाले, और क्या राज रखना, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। वो ऐसे अंदाज से बोला कि हाले का दिल हौलने लगा था। उसने लैपटॉप मज़ीद आगे कर लिया। मैंने यहाँ 4 शादियाँ कर रखी और हर बीवी से 3-3 बच्चे हैं मेरे। मैं तो कभी कभी खुद भूल जाता हूँ कौन से वाले का क्या नाम है और कौन सी वाली किस वाली से है। हसन तुम सुधर जाओ और साफ साफ बताओ मुझे आजकल क्या कर रहे हो तुम? वो एक बार फिर मशकूक हुई थी। हसन ने कंधे उचकाए। क्या करता हूँ, कुछ भी तो नहीं, बस शाम में 3-4 गर्लफ्रेंड्स, रात में ड्रग्स, शराब, क्लबिंग, और हाँ, अगर कभी कभी मूड बन जाए तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम्स में भी हिस्सा लेता हूँ। वो सादगी से बता रहा था और यहाँ हाले की बस हो चुकी थी। उमर, उमर यहाँ आओ, उमर। वो बुलंद आवाज़ में उसे पुकार रही थी। उमर किचन से आता दिखाई दिया, साथ में इल्हाम भी थी। वो सोफे की जानिब चला आया था। इल्हाम पहले ही हाले के साथ जुड़कर बैठा था। उमर तुम इसे देख रहे हो ना, ये मुझे सही से कुछ नहीं बता रहा। हाँ भाई, क्या तकलीफ़ है, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बीवी को? खर्चा पानी बंद करवाना है? वो दुबंग का अंदाज सोफे पे बैठते हुए और स्क्रीन अपनी जानिब घुमाते हुए पूछ रहा था। अरे देखो, मैं तो डर गया, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कहीं तुम मुझे थाने में तो बंद नहीं कर रहे? सामने भी हसन था। तुम्हारे हाथ कांपे या ना, लेकिन अगर रकम भेजते हुए मेरे हाथ कांप पे गए ना तो तुम्हारी रूह ज़रूर कांप उठेगी। शराफत से इंसान बनकर रहो और भूलो मत कि तुम्हारी जायदाद की अटर्नी मेरे पास है। वो आज भी वैसा ही था। वो तो ज़रा सा भी नहीं बदला था। वो उमर हयात था। हसन अब के धीमा पड़ा था। हाले और उमर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। मुझे ना तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, मेरे बच्चों से बात करवाओ। वो बोला तो उमर ने भी उकताकर लैपटॉप का रुख बच्चों की जानिब कर दिया। हेलो मामू, आप कैसे हो? ये इल्हाम थी हल्की आवाज़ में पूछती हुई। हसन ने फ़ौरन मुंह बना लिया था। कितनी बार कहा है मुझे मामू ना कहा करो। अरे तुम लोगों से चंद 1 साल ही बड़ा हूँ मैं, हसन कहो मुझे। इल्हाम अब उससे कुछ कह रही थी और वो मुस्कुराते हुए सुन रहा था। हाले उठ गई थी। उसके पास अभी करने को बहुत काम थे। हसन अब अगले कई घंटे उनसे बात करने वाला था। इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में बनी एक ऊंची इमारत में बना एक ऑफिस हमारी कहानी का हिस्सा है। इस ऑफिस में दबे कदम दाखिल होकर अगर कंपनी के सीईओ के कमरे में आओ तो वहाँ तुम्हें पावर सीट से टेक लगाए बैठा सफ़ीर सुल्तान नज़र आएगा। ऐश ग्रे डिनर सूट में मलबूस भूरे बाल जेल से जमाकर पीछे को किए वो सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जो कमोबेश उसी की हम उम्र थी, गोरी गुलाबी रंगत वाली। शैला रहमान। शैला उसकी कलीग थी और वो दोनों पिछले कई सालों से एक साथ काम करते आ रहे थे और अब चंद दिन पहले ही शैला के प्रपोज करने पर सफ़ीर उससे शादी करने के हामी भर चुका था। उस वक्त वो दोनों उसी मामले में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तुम अपने ख़ानदान से किसी को नहीं बुलवा रहे सफ़ीर? उसकी आवाज़ नरम थी, दिल पे फवार की तरह पड़ती हुई। सफ़ीर मुस्कुराया था। मैं बुला चुका हूँ मादाम अपनी कज़न को कॉल की थी मैंने, वो आ जाएगी, और दादा तो है ही मेरे साथ, और अगर वो ना आई, तुमने कहा था ना तुम लोग अच्छे टर्म्स पे नहीं हो। शैला को बस एक ही सदमा था, सफ़ीर के ख़ानदान के ना आने का। अच्छे टर्म्स की बात पे सफ़ीर बुझ सा गया था। फिर नज़र उठाकर शैला को देखा। वो हाले सुल्तान है, दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखती। मुझे यकीन है वो आ जाएगी। मेरी अपने भाई हसन से भी बात हुई है, अगले हफ्ते वो भी छुट्टी लेकर आ रहा है। बड़ी अम्मी और बाकी सब भी होंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो? आखिर में वल्के पुल्के लहजे में बोला तो शैला के तासुरात ढीले पड़े थे। उसने चल लंबा सफ़ीर को देखा और फिर हल्की आवाज़ में पूछने लगी, तुम खुश हो ना सफ़ीर? मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो हम मज़ीद इंतज़ार कर सकते हैं। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। सफ़ीर नरमी से मुस्कुराया था। मैंने खुश होना और वक्त की तकसीम पे सवाल उठाना छोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। तुम मेरी हैप्पी एंडिंग हो, मेरी कंपनी मेरी हैप्पी एंडिंग है। मैं तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसने यकीन दहानी करवाई तो शैला के कंधों से बोझ सिरक गया था। वो अब शादी के कार्ड की बाबत कुछ कह रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। मैं उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। रात गहरी होकर मैं हयात के बंगले पे उतर आई थी। जनवरी का महीना था, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी बहुत ठंड तो कराची में पड़ी रही थी। ऐसे में लॉन के सोफ़े पे बैठी हाले सुल्तान मुस्कुराते हुए अपने सामने से आते शौहर को देख रही थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सब्ज़ चाय रखी थी और साथ रंगीन मीठी टिक्कियाँ। कोयटा की वो सर्द रात एक झमाके से याद आ गई थी। वो करीब चला आया, कप उठाकर हाले के हाथ में थमाया और हाथ पे फैली शॉल फैलाकर उसके गिर्द ओढ़ दी। उस सर्दी में ये शॉल गनीमत थी। अपना कप उठाकर वो उसके पास ही बैठ गया था। तुम्हारा चटोरा बेटा सो गया? हाले ने घूमकर उसको देखा था। हाँ सो गया, जिस तरह तुम्हारी चुगलखोर बेटी सो गई। हिसाब बेबाक हुआ।
मेरी बेटी चुगलखोर नहीं है, वो बस अपने बाप से बातें नहीं छुपाती। उमर फ़ौरन दफ़ा कर गया था। हाले ने एक हाथ से शॉल उसके ऊपर फैलाई थी। अब वो दोनों एक एक पल्लू संभाले बैठे थे, सब चाय हाथ में लिए एक दूसरे के करीब। अच्छा उमर, ये बताओ, दोनों बच्चों में तुम्हारा फेवरेट कौन है? वो जानती थी उमर अपनी बेटी का नाम लेगा, लेकिन मेरी फेवरेट तो आज भी तुम हो, वो उससे लाजवाब कर गया था। हाले खुलकर मुस्कुराई थी। दिल जैसे अंदर तक शांत हो गया। वो कम इजहार करता था, लेकिन जब करता था दिल को छू लेता था। सफ़ीर की कॉल आई थी, शादी कर रहा है, वो हाले ने इतला दी थी। उससे कह दो हम नहीं आ रहे, खर्चा हो जाएगा, उसने कहते साथ अपनी चाय का घूंट भरा था। तुम डीएसपी बन चुके हो, लेकिन आज भी उतने ही कंजूस हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ओहदा बढ़ने के साथ साथ मेरे पैसे से मोहब्बत भी बढ़ रही है। क्या करूं? वो उसके हाथ में मीठी डली देते हुए कह रहा था। तुम्हें पैसा ज़्यादा पसंद है या मैं? वो बिल्कुल संजीदा हो चुकी थी। उमर ने एक नज़र अपने खाली कप को देखा और फिर हाले के अध भरे कप को। ज़ाहिर है तुम, वो कहते साथ उसके हाथ से कप ले गया था। हाले ने जाने दिया वो उस आदमी को कहीं 1000 बार अपनी चाय पिला सकती थी। कितने साल गुजर गए उमर, पता ही नहीं चला। हाले यासियत से बोली थी। आसमान पे खड़ा चंदा महल सा उनको तक रहा था। तुम्हें कैसे पता चलेगा? असल पता तो मेरे बैंक अकाउंट्स को चल रहा है, वो जलकर बोला। तो हाले ने कल्स कर उसको देखा था, फिर एकदम पैर नीचे उतारे। तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक बात करना ही फजूल है। इधर दो मेरी शॉल। उसने झपट कर उसके कंधों पर डाली हुई शॉल उतार ली थी और तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर बढ़ने लगी। जब वह कब से आती, उमर की आवाज़ पे उसके कदम जंजीर हुए थे। क्यों हर वक्त पैसा पैसा करती हो? तुम पे तो उमर सारी दुनिया लुटा सकता है। हाले थम गई थी, उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे, लेकिन वो मुड़ी नहीं। और उमर हयात ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैं उसके जज साहब की बेटी हूँ, या फिर मेरा चेहरा उसके किसी अजीज़ से मिलता है? वो बगैर मुड़े पूछ रही थी। बिकॉज यू आर द वुमेन आई लव विद ऑल माई हार्ट, वो पुकारा। तो हाले बेइख्तियार मुस्कुराई थी। असूलन तो अब तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए मादाम। अब कि वो मुड़ी थी, चंद लम्हा उसको देखा। तुम्हारी आवाज़ में मुस्कुराया और उसका सबसे खूबसूरत साउंड है, वो उमर को देखकर बोली थी। ना करो, मैं रोने लगूंगा, वो ऐसे अंदाज से बोला था कि हाले हंस पड़ी थी। वो उसे हंसते हुए देखे गया था। शादी के 6 सालों में वो उसे 2 तोहफे दे गई थी और उमर हयात के लिए पहले से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। वो हंस रही थी। पूरे चांद की रात में उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। उमर मबहूत सा उसे देख रहा था। बिलाशुबा वो आज भी उसका पसंदीदा मंजर था। बीन्स ब्लॉसम की ऊपरी मंजिल पे उस वक्त हाले सुल्तान अपने ऑफिस में बैठी थी। काम कम था, सो उसने हारून के साथ वीडियो कॉल मिला रखी थी। लैपटॉप के चौखटे में वो नज़र आ रहा था, हमेशा की तरह हशाश बशाश मुस्कुराता हुआ। अब आ जाओ हारून, 2 साल हो गए तुम्हें लंदन गए हुए। हाले उसे गरक रही थी। हारून हंस दिया था। अब इस बार आओ तो आंटी से कहती हूँ तुम्हारे लिए लड़की देख रखे, शादी करवाएंगे तुम्हारी। वो जैसे सारे फैसले किए बैठी थी। तुम लड़की ढूंढो, मैं इनकार नहीं करूँगा, वादा है। हारून ने जैसे हथियार डाले थे। हाले ने मुंह के जाविये बिगाड़ लिए थे। इतने अच्छे नहीं हो तुम, बनो मत। अब आ जाओ यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जो आपका हुक्म, अगले हफ्ते आ जाता हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। तो हाले भी हंसती थी। चंद एक बातों के बाद वो कॉल काट चुकी थी। यहाँ से दूर लंदन के एक फ्लैट में बैठा हारून शाहिद गहरी सांस लेकर रह गया था। उसके चेहरे पे आज भी पहले दिन जैसा कर्व आया था। उसने मेज़ की दराज से डायरी निकाली, साथ एक पेन निकाला। अब वो सर झुकाए कुछ लिख रहा था। मैं उसे भूल नहीं सकता, कम से कम इस ज़िंदगी में नहीं, या फिर शायद अगले चंद सालों तक नहीं। वो गर्दन झुकाए लिख रहा था। ना मैं उसका जोग लेकर बैठा हूँ, ना सर में खाक डाली, लेकिन दिल के ज़ख्म आज भी उधड़े हुए हैं। वो आज भी उतनी ही शिद्दत से याद आती है और मैं उसकी याद को रोक नहीं पाता। वो एक लम्हे को हाथ रोक कर बैठा, चंद गहरे सांस लिए और एक बार फिर कागज़ पे झुका। उसकी याद रोकना ऐसे है जैसे सांस रोकना, और तुमने इंसानों को अपनी सांस रोकते हुए बहुत कम देखा होगा। मसला ये नहीं है कि वो याद आता है, मसला ये है कि जब याद आती है तो आज भी पहले दिन की तरह तकलीफ़ क्यों होती है। वो लिखता जा रहा था। लिखना थेरेपी था और वो सेहतमंद रहना चाहता था। मैं वक्त की तकसीम से ना खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बस उसकी याद पे भी ही सोना चाहता हूँ। लेकिन शायद ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, बावकार हूँ। उसने सर झटका था। आज इतने सालों बाद मैं ज़िंदगी में एक अच्छी जगह, अच्छे मकाम पे हूँ, खुश हूँ। लेकिन अगर आज भी मुझे ज़िंदगी से कुछ मांगने का मौका मिला तो मैं उसे मांगूँगा। उसने बेदिली से डायरी बंद की और सीधा हो बैठा। हारून शाहिद, ये कह देना कि वो हाले को भूल जाए, ये ऐसा था जैसे सांस लेना छोड़ दो। मैं उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक याद रखूँगा। ये उसने लिखा नहीं था, ये बस खुद से दोहराया था। मेरी हैप्पी एंडिंग ये है
कि मैंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। मैं अपने साथ, अपने असल के साथ, अपने रंगों के साथ खुश हूँ। हर कहानी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। इस कहानी में मैं सही। हर कहानी में हैप्पी एंडिंग शहज़ादी का मिल जाना नहीं होता। कुछ कहानियों में आपका असल, आपको मिल जाना भी हैप्पी एंडिंग होती है। वो उठकर खिड़की के पास चला आया था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे फुटबॉल हाथों में लिए ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। खिड़की में खड़े अरुण को देखा और फिर सब ने यक बार की उसे पुकारा था। वो उसे देखकर चहक रहे थे। अरुण मुस्कुराते हुए खिड़की से हट गया था। वो फ्लैट का दरवाज़ा खोले नीचे जा रहा था, पुरसुकून, बावकार। कराची की एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर उस वक्त एक छोटे कटे बालों वाली लड़की एक बंगले के बाहर खड़ी थी। छोटा सा एक मंजिला बंगला। लैल सिकंदर ने उसे अपने 8 साल की मेहनत से बनाया था। ये उसका घर था। वो वीडियो कॉल पे अरुण को घर दिखा रही थी, आगे पीछे घूम घूम कर रोते हुए। हर तरह से बस वो चाहती थी सब देख ले। लैल सिकंदर के पास अब अपना घर है। मैं बहुत खुश हूँ अरुण, बहुत बहुत ज़्यादा। वो मोबाइल को चेहरे के आगे किए रोते हुए कह रही थी, साथ साथ में हंस भी रही थी। मुझे लगता था उमर मुझे नहीं मिल सका तो मेरी एंडिंग ट्रेजिक हो गई। मेरे लिए अब कोई खुशी नहीं आएगी। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी खुशियाँ मुझसे जुड़ी हैं। उमर हयात से नहीं, अपनी असल खुशी मैं खुद हूँ। अरुण उसको मुस्कुराते हुए सुन रहा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। मैंने अपनी हैप्पी एंडिंग पा ली है। लैल सिकंदर अपनी हैप्पी एंडिंग है। मेरा घर मेरी हैप्पी एंडिंग है। और हारून शाह तुम जैसा दोस्त मेरी हैप्पी एंडिंग है। मैं खुश हूँ, वक्त की तकसीम से भी और अपनी एंडिंग से भी। तुम खुश हो ना हारून? वो अब रुक कर हारून से पूछ रही थी। शुक्र है आधे घंटे की कॉल में 10 मिनट घर दिखाने, 10 मिनट रोने और 10 मिनट अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुनाने को बाद तुम्हें याद आ गया कि मैं भी मौजूद हूँ। वो जलकर बोला तो लैल भीगी आंखों से हंस दी थी। मैं तुम्हें अंदर से घर दिखाती हूँ, वो चहकते हुए कहती अंदर चली गई थी। कराची के एक बहुत बड़े महंगे स्कूल के बाहर उमर हयात अपनी गाड़ी रोक चुका था। अगली सीट पे उसके साथ हाले बैठी थी और पीछे उसकी औलाद। एहराम, आज तुम अपना लंच खाओगे? हरगिज़ भी। तुम किसी बच्चे से उसका खाना लेकर नहीं खाओगे, ओके? उमर ने गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए पूछा था। वो हमेशा की तरह, जी बाबा, ताबेदारी से कह गया था। कल मैंने तुम्हें कुछ और भी सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? अब की उमर संजीदा था, बेहद संजीदा। दोनों बच्चों ने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया था और फिर अगले ही लम्हे हाले की आंखें फटी की फटी रह गई। दिस इज़ अ गुड टच, दिस इज़ अ बैड टच। वो दोनों अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे हाथ रखकर बता रहे थे। हाले हॉल कर रह गई थी। उमर क्या कर रहे हो? वो दोनों अभी बच्चे हैं। नागवारी से टोकने पे उमर उसकी तरफ मुड़ा था। वो देसी माँ थी, उसकी ऐसी फिक्र बनती थी। बच्चे हैं इसीलिए बता रहा हूँ, बड़े होकर सबको पता लग जाता है, लेकिन तब तक कहीं बच्चे जिस्मानी इस्तेहसाल का निशाना बन चुके होते हैं। वो बोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया था और फिर दोनों बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और अपने बाजुओं में उठा लिया। वो दोनों उससे बहुत कुछ कह रहे थे। उमर उसी तरह उनकी सुनते हुए उन्हें गेट से अंदर छोड़ाया। वो दोनों उसे हाथ हिलाते हुए अंदर चले आए थे। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? आधी छुट्टी के वक्त जब इल्हाम अपने स्कूल ग्राउंड में बैठी थी तब उसके पास रुकते हुए एक लड़के ने पूछा था। वो कोई 16-17 बरस का लड़का था। बाबा ने कहा स्ट्रेंजर से कुछ भी कबूल नहीं करते। लड़का अब उसके करीब बेंच पर बैठ गया था। सब्ज़ दरख्त उन्हें देख रहे थे। लेकिन मैं स्ट्रेंजर तो हरगिज़ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ इतने अच्छे से जितने अच्छे से उनको मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। उसके लहजे में कुछ था कि ठटका जाए। इल्हाम ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। वो खूबसूरत दिखता था, ग्रूम्ड सा। अब बाबा को कैसे जानते? वो मासूमियत से पूछ रही थी। तुम्हारा बाबा भी अदाकार है और मैं भी। फ़र्क ये है कि उनकी अदाकारी असली होती है और मेरी जाली। मेरी अदाकारी से किसी के घर ख़राब नहीं होते, लेकिन तुम्हारे बाबा ख़ानदान तोड़ देते हैं। वो बहुत खूबसूरत बोलता था, काश वो अच्छी बातें करता। मेरे बाबा ने कहा है स्ट्रेंजर से बात मत करना। वो कहकर उठ गई थी। लड़का ज़ख्मी आंखें लिए उसे जाता हुआ देखता रहा। एकदम उसके पीछे एक शोर सा भागा था। वो उसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद आया था। वजह उसकी मकबूलियत थी। अपने बाबा से कहना हम बहुत जल्द मिलेंगे, अजनबी नहीं, शनासा बनकर। वो कहते हुए मुड़ गया था। हजूम अब भी उसके पीछे था। वो उसका नाम ले लेकर उसे पुकार रहे थे, बुरहान पीरज़ादा, बुरहान पीरज़ादा। ख़त्म शुद। तो जनाब, ये है आज का नावल, कंप्लीट हो चुका है। और अब तुम लोग दिल थाम कर बैठो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ, ठीक है? मतलब इस पूरे नावल के बारे में मैं इसका वो सारा पोस्टमार्टम करने लगी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि मेहरुनिसा साहिबा निम्रा अहमद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है? निम्रा अहमद के
सारे करैक्टर ले लो और ये नावल ले लो, सारे करैक्टर का आपको टच 2 करैक्टर में नज़र आएगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे कैसे, सुनते जाओ तुम लोग। ये जो क्या नाम है इसका, हमारी हीरोइन क्या नाम है उसका, हाले 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 के अंदर आपको मिलेगी माला। कैसे? माला को हीरे पसंद थे, ठीक है। हाले को हीरे पसंद थे, ठीक है। और उसका एक वो बेकरी बनाना चाहती थी, इसने अपना एक वो कैफ़े वगैरह खोला, फिर उसको रेनोवेट किया, ये सारा चीज़ें थी, ठीक है। उसने भी अपना किया था, बेकरी को वो रेनोवेट कर रही थी। और क्या था, और इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि इनका एक सीन होता है कैफ़े वाला, कि जब वो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं उसके वेटर के साथ, तब हाले भी सेम वैसा रिएक्ट करती है जैसा माला ने किया था, ठीक है। और क्या सिमिलर तुम लोगों को लगेगा इसमें? हाले का चलो यही चीज़ें मेरा ख़्याल है, मुझे ये थोड़ी बहुत फ़ील हुई जो बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं ज़्यादा डीप नहीं बता सकती क्योंकि मुझे अब सारे करैक्टर्स बाकी वाले भूले हुए हैं, जो मेन मुझे चीज़ें याद है वो मैं बताऊँगी। अब इसमें आपको तालिया मुराद भी दिखेगी। हाउ? तालिया मुराद ज़हीन थी, इंटेलिजेंट थी, शहज़ादी थी वो, सेम एज़ यूजुअल। ये तो शहज़ादी थी, ये हुक्म देने के लिए पैदा हुई थी। और इसमें जैसे कि वो उसके ऑफ़िस का सीन होता है, तालिया के ऑफ़िस का सीन, जो वो कहती है कि मैं ऑफ़िस में वो आ रही हूँ और सबको पता चलना चाहिए कि यार उसने कुछ भी नहीं किया था, क्या उसने जाकर इक़दाम किए थे? कुछ भी नहीं उसने किया था। मैं तो यही देखती रही कि वो आकर कुछ करेगी, वहाँ पर एक्शन होते थे। उसने आकर वो जो उनके ऑफ़िस में खिचड़ी पक रही थी ना, उसने वो केस सॉल्व किया था, ठीक है। उसमें हैरेस किया जा रहा था एक लड़के को, ठीक है, और लड़की कर रही थी, और लड़की ने ये गलत इल्ज़ाम लगाया था, उसको बेनकाब किया था तालिया मुराद ने, ठीक है। उसने वो सारी चीज़ें की थी, उसका स्मार्ट वर्क था, कॉपी इज़ कॉपी, तो कॉपी में आप कुछ नहीं कर सकते यार। तो उसने अब कहा कि उसको पता चलना चाहिए कि नई हुकूमत आई है तो ये सारा कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारी तालिया की वो क्या कहते हैं कि उसके अंदर स्मार्ट वर्क हो गया। और तालिया जैसे जाती है नीलामी में जाती है एज़ यूजुअल, ये भी शहज़ादी की तरह नीलामी में जाती है और सारा कुछ होती है, ठीक है। उसके बाद जी इसमें आती है ज़ुमर की कॉपी। ज़ुमर जैसे अपने हस्बैंड से कपड़े वगैरह वो बर्तन धुलवाती है, तो ये मैडम धुलवाती हैं अपने शौहर से कपड़े। यार चीज़ें मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि वैसा ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी। जैसे ज़ुमर गुम होती है और मतलब उसको वो कर देते हैं, कि किस में कर देते हैं, उसको लिफ्ट में बंद कर देता है ना हाशिम। इसका भी सीन वैसे होता है कि ये मॉल में नहीं होती, लेकिन उसको लगता है कि वो मॉल में है और वो पागल हो जाता है, उसको ढूंढता है, और वो बिल्कुल उसकी वैसी कंडीशन होती है जैसी उसकी फ़ारिज़ की होती है, ठीक है। मतलब मैं टच बता रही हूँ थोड़ा बहुत ना, कि उसका टच, और फिर जिस तरह से उसको पिल्स दी जाती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, और उसके साथ ऐसा केस किया जाता है एज़ यूजुअल, ज़ुमर के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम बात करते हैं, अगर हम लोग देखें तो इसमें हेया का भी टच थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। हेया का टच किस वजह से कि हेया बहुत फ़ौरन रिएक्शन लेती थी, फ़ौरन। हेया का रिएक्शन वो ना बहुत एकदम से ना वो हो जाती थी, नाराज़ बहुत जल्दी हो जाती थी, ये वो। इसका रिएक्शन, इसके क्विक रिएक्शन नहीं होते थे, इसका तो स्लो रिएक्शन, इसका ऑपोजिट रखा गया, ठीक है। उसके तो ये होता था कि वो ना स्लश जिस तरह से फेंक देती, जिस तरह से वो कॉफ़ी फेंकती है, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड का वो आता है वापस तो वो अपने उसके हाथ में जूस होता है तो वो भी फेंक देती है। तो जहाँ सिकंदर, और वो इस तरह का उसके होता है ना, वो फ़ौरन रिएक्शन करने लगती है, ये वाली क्या नाम है इसका, हाली साहिबा, ठीक है। मुझे इसमें निम्रा अहमद की चारों हीरोइन की वो नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। हिया का थोड़ा कम है, लेकिन वो जब मतलब उसके, मेरे कहने का मतलब जब वो कहती है जहन्नुम में जाओ तुम, हर बात पे वो ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी। जिस तरह से वो फ़ौरन नाराज़ हो जाती थी, वो इतनी दफ़ा जहान से नाराज़ होती है, तो मैं उससे उस
की वजह से रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर कॉपी नहीं है। ऑफ कोर्स कहानी डिफरेंट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टच है, राइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा टच है। और आप लोग एंडिंग देखो, एंडिंग में जैसे नमल का वो सीन होता है एंड वाला, वैसे ही बिल्कुल ऐसा सीन जैसे कि वो सोनिया का था। और इधर ये क्या नाम है इसका लड़के का, बुरहान पीरज़ादा, ये वही उसके वो डॉक्टर का ये वाला सीन होता है। मतलब यार मेहरुनिसा साहिबा बहुत अच्छा लिख सकती थी, आपको क्या ज़रूरत है उसको कॉपी करने की। ये निम्रा का स्टाइल है यार, कुछ यूनिक करो। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, आई एम सो सॉरी। नॉवल अच्छा दरमियान में लगा मुझे लगा कुछ डिफरेंट होगा, कहानी बहुत अच्छी। पहले मुझे बहुत बोरिंग लगा स्टार्टिंग में, मैंने कहा क्या फ़जूल नावल स्टार्ट कर लिया। दरमियान में मुझे अच्छा लगा, एंड पर यार मैं तो बोर पक गई। ये सेम एज़ यूजुअल सारा कुछ वैसा ही चल रहा था, और इनमें इतना साइकिल एक चीज़ रिपीट हो रही थी। ये नाराज़ होते थे फिर मिलते थे, और फिर हमारे उमर साहब जो हैं वो भी हमारे सारे हीरो जितने भी हीरो हैं ना उन जैसे हैं, ठीक है। जैसे कि फारिस गाजी, जहान सिकंदर, इस सब में आपको फ़ाते वाला मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो फ़ाते भी है तो किस वे से है, मुझे उसके थोड़ी समझ नहीं आई। लेकिन अगर माहिर फ़रीद का भी उसमें टच है, थोड़ा बहुत उसमें टच है माहिर फ़रीद का, कि थोड़ा बहुत वो उसकी थोड़ी टोन रखता है, बस मुझे ऐसा फ़ील हुआ। फ़ारिस गाज़ी तो पक्का है, बिल्कुल। फ़ारिस गाज़ी को तो मेन उसने ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो उमर की जो रेसिपी में बने हैं ना इंग्रेडिएंट, ज़्यादा इंग्रेडिएंट फ़ारिस गाज़ी का, हल्का जो टच डाला गया है वो जहान सिकंदर का, उसके अंदर तड़का लगाया गया है माहिर फ़रीद का, और उसको वो पाते वाली तल की आंच पर पकाया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो करैक्टर बना है वो बना है उमर हयात साहब, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उमर हयात का इस तरह से भी कि वो अपने ख़ानदान से मतलब बिछड़ा होता है, ये भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं जिहान वाले सीन के साथ, ठीक है। कि वो अपने ख़ानदान से बिछड़ा होता है, और वो अपने बाप की वजह से भी उसको थोड़ा सा होता है कि मेरा बाप ये भी क्लियर नहीं हुई, ये गलत बात है। उसके बाप को इनोसेंट क्लियर होना चाहिए उसके ख़ानदान के सामने, ये चीज़ भी क्लियर नहीं की गई, और ये गलत बात है। सारी चीज़ें मतलब एक सीक्वेंस नहीं रखा गया, धड़ाधड़ ये वो हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, मुझे तो मज़ा नहीं आया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इनको वो भी सीन करना चाहिए था कि अगर 2 साल बाद या जितने साल बाद भी किया, इनको वो महरमा के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए था कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही होती है अंदर, ये वो। जब तुम लोग कॉपी कर रहे हो हाशिम कारदार की तरह, तो थोड़ा पूरा कर लो यार। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाँ, एडम वाला जो करैक्टर था वो बुरहान था। बुरहान का जो करैक्टर जिस आंच पर पका है ना, वो एडम को रख कर पका है। तुम लोग एडम को छुपा लो, बुरहान को निकाल लो, या बुरहान को छुपा दो, एडम को निकालो, दोनों सेम है यार। हाँ ठीक है, वो पेंटर था, वो राइटर था, वो एंकर बना, उसकी पॉपुलैरिटी कुछ और वे से थी, उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी डिफरेंट वे से थी, लेकिन हल्की आंच पर पका हुआ एडम है वो। और फिर वो जैसे वो एडम कभी भी झूठ नहीं बोल सकता अपनी शहज़ादी के साथ, एज़ यूजुअल। वो हारून कभी भी झूठ नहीं बोल सकता हाले के साथ, ठीक है। और वो उससे मोहब्बत करता है, और वो जैसे डायरी एंड पर लिखता है सेम एज़ यूजुअल। बुरहान वो क्या कहते हैं उसको, एडम ने भी बिल्कुल एज़ यूजुअल किया था, ठीक है। यार मुझे लगता है मैं तो बहुत अच्छी वो तज्ज़िया निगार बन सकती हूँ, मेरा इसमें किसी को वो नहीं करने का इरादा, मैं सिर्फ अपना, मुझे फिर ये फ़ील होता है कि यार इससे मैं किसी को डीमोटिवेट तो नहीं कर रही, या मैं इसको गलत नेगेटिव तनकीद तो नहीं कर रही। एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ के अहल ना हो और दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे जो लगा, हो सकता है उसने ऐसा सोच कर ना किया, उसने कुछ और तरतीब से रखा। फिर हो गई लैल, फिर आगे लैल थोड़ी सांवला उसको रखा गया, तो वो मुझे उसकी जो तालिया मुराद है ना, उसकी जो वो क्या उसकी दोस्त थी, उसका नाम क्या था, दौलत, वो क्या नाम था यार उसका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा।
वो जो भी थी उसकी दोस्त जो भी थी वो लैल लैल जैसी, मतलब ठीक है। वो इधर उसका सीन अल्फ़ा के साथ था, और वो अल्फ़ा के इधर इधर वो उसकी फ्रेंड बुरहान और जैसे हारून और जैसे लैल दोस्त है, उसी तरह एडम और वो होती है उसकी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, उसकी कौन सी दोस्त थी, तालिया मुराद की दोस्त, दातन 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 दातन, ठीक है। तो वो दातन जो है वो बिल्कुल लैल लैल का भी नाम कुछ थोड़ा नॉर्मल तो नहीं रखा गया, लेकिन खैर। और फिर हसन, हसन को कैसे भूल सकते हैं जनाब आप, हसन को बनाया गया है बी के थोड़े थोड़े मिक्सचर के साथ बैरबल फ़रीद, ठीक है। बैरबल फ़रीद को अगर देखा जाए तो बैरबल फ़रीद अभी छोटा है, उसके मतलब वो छोटा था और उसके सारे वो जो अटर्नी वगैरह वो माहिर फ़रीद के पास थे। एज़ यूजुअल हसन का भी सारा सीन उसके पास है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी माँ है हयात है तो उसके पास होने चाहिए, या उसका इतना भी नहीं, तो उसका दादा भी हयात है, लेकिन खैर ये अब थोड़ा बहुत वो करना पड़ रहा था, ठीक है। सफ़ीर क्या है यार, सफ़ीर क्या हो सकता है, सफ़ीर को कौन सा करैक्टर बनाया गया, सफ़ीर का कौन सा करैक्टर हो सकता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा सफ़ीर किधर फिट होगा। सफ़ीर को लाने की क्या इंस्पिरेशन है, सोचो गाइस। सफ़ीर सफ़ीर की इंस्पिरेशन वो उसकी कज़न हो सकती है माहिर फ़रीद की, ठीक है, या फिर वो कज़न हो सकती है हया की, या फिर वो कौन हो सकती है यार, और कौन सा नावल रहता है माँ उसका, मतलब इनमें से कोई है, हाँ इनमें से, या फिर तुम लोग कह सकते हो हाशिर, हाशिर का तुम लोगों को याद है, याद है क्या तुम लोगों को हाशिर, हाशिर उसका भाई होता है उस चुड़ैल जादूगरनी का, जो उसकी फ़ाते की बीवी होती है, तो उसका वो भाई, उसका नाम हाशिर ही था ना, कि मैं गलत तो नहीं बोल रही, वो लगता है मुझे, ठीक है। तो फिर हुस्न जिस पे तमाम हुआ वो क्या हुआ, याकूत, याकूत को हम किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, याकूत कौन सा साइड करैक्टर हो सकता है जो पॉजिटिव भी हो, याकूत कौन हो सकता है गाइस, मुझे याद नहीं आ रहा, याकूत को किससे हम मिला सकते हैं, मतलब याकूत की भी तो कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी ना, उसकी भी इंस्पिरेशन होगी कहीं ना कहीं से, खालिद, मुझे उसका नहीं समझ आ रहा, उसकी कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होगी। नुशेरवा की भी हम कह सकते हैं, नुशेरवा सफ़ीर वाली, ये दोनों, नुशेरवा वाला सीन भी हो सकता है। और फिर फरवा, और ये जो फरवा की तो जवाहिर बेगम जो थी उसको हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत, और यार मतलब क्या ज़रूरत थी इतने सारे नॉवेल्स को मिलाकर एक नावल बनाने की, मतलब एक नावल ले लेती यार, इतने ज़्यादा नावल्स क्यों लिए। अच्छा वो तुम लोग बताना यार, मैं तो इतना कुछ तुम लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, अगर तुम लोग बता सकते हो तो बता देना। और जो क्या नाम है उसका, उसकी बेटी है इल्हाम थी ना, इल्हाम साहिबा, वो मुझे थोड़ी खदीजे गुल की तरह लगी, ठीक है। अरे यार इतना सब कुछ तो होता है उधर भी, आयशे गुल और बहारे गुल और ये सारा कुछ होता है। खैर आई डोंट नो, हो सकता है याकूत का उसने अपना खुद से सोचा हो, मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा और मेरे माइंड में फटाफट करैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, सो आई एम अनएबल, कि मैं इसमें अनएबल पता नहीं क्या यही सही वर्ड होगा यार, इंग्लिश इज़ नॉट गुड, माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, पता नहीं ये भी ठीक बोला है कि नहीं मैंने बोला, उफ मैं बोलती ही क्यों जब मुझे कोई चीज़ आती नहीं है। खैर छोड़ें इस बात को, और बाकी रह गया ये सारा आज का सिनेरियो था, सीन था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एंड वाली एपिसोड्स मैंने जो लास्ट कह लें 10 एपिसोड्स रिकॉर्ड की होंगी ना, मैंने बहुत मुश्किल से की होनी है, क्योंकि मैं एंड 10 वाली एपिसोड्स में बिल्कुल पक चुकी थी और मेरा था कि ये ख़त्म हो जाए। सो अब हम आगे बात करते हैं।
तो टूटा हुआ तारा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना तो जाकर सुन ले, बहुत ज़बरदस्त है, इतना मैच्योर राइटिंग स्टाइल है, हर एक चीज़, हर माइनर से माइनर डिटेल आपको उसमें मिलेगी, ठीक है। माई मोस्ट फेवरेट नावल, ठीक है। मुझे है हुक्म अज़ा, माई मोस्ट फेवरेट नावल, ठीक है। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नावल, ठीक है। मतलब मोस्ट फेवरेट सारे हैं, मतलब उनमें से, मतलब बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है हालिम, नो डाउट मेरा बहुत फेवरेट है। जो मैंने पढ़े हैं मैं वो बता रही हूँ। और नीलम रियासत के सारे नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं। नीलम रियासत का एक स्टाइल है, एक तरीका है, उसमें थोड़ा सा तड़का बोल्डनेस का होता है, लेकिन वल्गर नहीं होता कि आप बोर होने लग जाओ, ठीक है। उसमें बहुत कम टच होता है, ठीक है, लेकिन बहुत मज़े की उसकी स्टोरी होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो वाला नावल, उसके सारे नावल बहुत मज़े के हैं। नीलम रियासत के आप लोग सारे सुनो, और अना लियाज़ के सारे शॉर्ट नावल्स, और शॉर्ट नावल्स तो जितने मैं आजकल वो करूँगी वो उसके इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अब तक मैंने 2-3 पढ़ दिए होंगे फॉरएवर बुक हेवन पर, क्योंकि मैं अब एक तो मैंने पढ़ दिया है साइमा अकरम का, और मेरा अब इरादा भी है लॉन्ग नावल्स कोई साइमा अकरम चौधरी का पढ़ने का, क्योंकि साइमा अकरम के नावल्स बहुत अच्छे होते हैं यार। इस तरह की जो माइनर डिटेल्स जो हमारी देसी राइटर्स हैं, ये जो आजकल के, मैं इन राइटर्स को कहूँगी वलायती वो वलायती जो राइटर्स होती हैं ये, ठीक है, इनका थोड़ा स्टाइल ना बड़ा वो क्या होता है कि फास्ट फूड जैसा है। ये आजकल जो इसकी कोशिश अच्छी थी महरुनिसा की, लेकिन इसको इस तरह से कॉपी नहीं करना चाहिए था। इसको थोड़ा अपना तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए था। मुझे अच्छा नहीं लगा, ये वाला नावल अच्छा नहीं लगा। अगर महरुनिसा के बाकी नावल्स भी ऐसे हैं तो सॉरी, मैं उनके नावल्स नहीं पढ़ सकती, अभी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मैं कानों तक पक चुकी हूँ। और मैं उनको गलत नहीं कह रही, बट आप एज अ रीडर, ये छोटा होता ना तो फिर भी एडजस्ट हो जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा नावल था। आपके इतने घंटे, अगर मैंने आज तक आपको 44 एपिसोड दिए तो ऑलमोस्ट, अगर आप लोग कह सकते हो कि इसकी 40 घंटे बनने होंगे, क्योंकि मैंने कुछ 40-40 मिनट के भी दिए हैं, तो 40 घंटे यार कम नहीं होते एक नावल को पढ़ने के लिए। और मैं फिर इस तरह से पक गई, मुझे था कि यार ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि थोड़ा ख़त्म कर देते। फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बस एम एग्जैजरेट किया, बहुत फ़लसफ़ा झाड़ा है इसमें। महरुनिसा साहिबा ने बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह एक महरुनिसा की फ्रेंड हैं जिनके नावल की मुझे रिक्वेस्ट आई है, माहिमल का, और मुझे कहा गया कि मैं वो रीड करूं। सो देखते हैं अगर वो भी ऐसे ही हुई, क्योंकि वो हालिम जैसा नावल है और किसी दूसरी कंट्री का, लेकिन प्लीज़ वो सेम टू सेम ना हो, मैं पक जाऊंगी। लेकिन होपफुली कि मैं पहली 2 एपिसोड से कुछ आइडिया, लेकिन यार मुझे वक्त का भी पहले पता नहीं चला, मुझे बहुत एंड पर जाकर पता चला कि ये करैक्टर रिपीट हो रहे हैं। तो शायद होपफुली कि माहिमल का अच्छा हो, उसकी स्टोरी अच्छी हो, और देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर। मुझे उसकी राइटर ने कहा तो है कि वो उसकी स्टोरी थीम बताई थी, तो वो अच्छा तो लग रहा था। और इसके अलावा मिस्टर और मिसेस बीस्ट की भी राइटर से मेरा कांटेक्ट है, उन्होंने भी कहा है, और एक और भी है। कुछ अच्छे नॉवेल्स भी हैं, पर अभी मैं पढ़ नहीं पा रही यार, कि मैं बस अभी कोई अच्छा सा नावल पढ़ना चाह रही। वैसे टूटा हुआ तारा आजकल मज़े का है, शुक्र है वक्त ख़त्म हुआ हो। माय गॉड, अनकबूत भी पढ़ रही हूँ, अनकबूत भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर है इनके साथ। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, अच्छे नॉवेल्स ही दिए जाएंगे। शॉर्ट नॉवेल्स आपको फॉरएवर बुक हेवन पर मिलेंगे। और माला अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। उसके अबाउट में आप लोगों को व्हाट्सएप का, मतलब मेरे इस चैनल जो है ना नॉवेल्स फॉरएवर, इसके अबाउट में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको फॉलो कीजिए, और जाकर वो क्या कहते हैं कि उसको आप लोग वहाँ से माला का लिंक ले सकते हैं, क्योंकि माला की परमिशन नहीं है, और मैंने क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर आप लोग सुन लें अगर सुनना चाहें तो। वैसे परमिशन नहीं है, और मुझे ऐसा चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बस सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और ख़ूबसूरत जर्नी के साथ। अल्लाह हाफिज़।